और या प्रदेश की कमेटी ने भेज दिए या कहाँ से आए, और मेरा आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसको चूना लगाना कहते हैं। और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में आपको कहना ये सब चीजें सहनी पड़ती है। तो राम भद्राचार्य जी जो जन्मजात आंखों से विहीन है, 2 साल बाद हुई थी, 2 महीने बाद, हाँ, 2 महीने बाद। तो आप महसूस करो कुदरत, उन्होंने कितने पाप किए होंगे पिछले जन्म में। आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा। और आपका वर्कर खड़ा है ना घर के बाहर, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे नींद आ रही है, आप ये नहीं कह सकते उसकी समस्या आ गई कि मेरे पास ताकत नहीं है। कोई इलाज के अच्छे इलाज ना मिलने के कारण कोई सड़क पर नहीं मरेगा, कोई आम आदमी सुसाइड नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं होगी। तमाम तरह की जो मुसीबत हैं लोगों के जीवन में वो समाप्त हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है 22 तारीख के बाद। अगर ऐसा नहीं होता और लोगों की ज़िंदगी सामान्य बनी रहती, तो फिर आपको और मुझे और सब लोगों को समझना चाहिए कि ये धर्म का विषय है और भाजपा इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सब कुछ कर रही है। आरपीआई बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, मान्यवर काशीराम साहब ने बीएसपी बनाई क्योंकि आरपीआई में रास्ते बंद हो गए थे उनके लिए। वो आरपीआई में उनको घुसने नहीं दिया गया, जैसा बेंजी ने मेरे लिए बंद किए। मैंने तो सोचा कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जाऊंगा, वहां जाके बैठूंगा कि ये खेल खेलना बंद करो भाजपा के सारे। जैसे हमने इंतजार किया कि बीजेपी एक एक करके सबको डिस्टर्ब कर दे, किसी पे ईडी से, किसी सीबीआई से, किसी पुरानी फाइल उठा के सबको इतना डिस्टर्ब कर दे कि अलायंस बन ही ना पाए। लेकिन ये सच है कि जितना अवसर उनको मिला उतना अवसर मुझे अभी तक नहीं मिला। देखो ईवीएम पे हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले, क्योंकि ईवीएम पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये, तो ये जो इस आयोजन में जो पैसा खर्च हो रहा है, सरकारी पैसा, क्या मुख्यमंत्री या भाजपा की सरकार हिंदू धर्म से जुड़े और धर्मों और जो लोग हैं जैसे दलितों के त्यौहार, क्या उस पर भी इस तरह का पैसा खर्च कर सकती है? तो आपने कहा खूनी क्रांति हो जाएगी, तो आप कोई क्रिमिनल हो, कोई गुंडे हो कि आप एक तरफ जैसे रविदास जी ने कहा कि भाई जन्म के कारण नहीं होता, आप जाति श्रेष्ठता भी थोप रहे हो और दूसरे को बुरा भी कह रहे हो। सोचो कि आपको कोई संत भी क्यों कहे संत? संवैधानिक तरीके से इलाज करना हम पे आता है, इसलिए जल्द अभी आप देखना आजकल में जब उन पर मुकदमा होगा, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई क्राइम करे या मैं कोई क्राइम करूँ, हमें छूट थोड़ा ये। लेकिन ये सच है कि जितना अवसर उनको मिला उतना अवसर मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरे सफ़रनामा जो किताब उन्होंने जन्मदिन पर लॉन्च की, उसमें एक किताब में उन्होंने लिखा था कि मेरा जो उत्तराधिकारी वो किस तरह का होगा, उसमें लिखा कि मेरे परिवार का नहीं होगा, ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ये बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने तमाम जगह उठाई भी कि सत्ता में पहुंचना बहुत ज़रूरी है और सत्ता में पहुंचने के तमाम हथकंडे हैं। जिस तरीके से राम जन्मभूमि और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का ज़बरदस्त प्रचार हो रहा है, तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है। वहीं तमाम तरीके के लुभावने वादे, माहौल सब तैयार किया जा रहा है। चूंकि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, उत्तर प्रदेश और देश में अगर जब बात की जाए कि पिछड़े लोगों की आवाज़ उठाने में एक व्यक्ति ने जिसने काफ़ी संघर्ष किया है, जेल भी गया, हमले भी सहे और यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश हुई, गोली भी खाई, उस व्यक्ति का भी एक बहुत अहम योगदान होने वाला है। और व्यक्ति हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर हमारे साथ है। चंद्रशेखर, आपसे बहुत बार बात होती रही है, हम लोग तो पहले भी बात इतनी बार कर चुके हैं। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे हैं आप? आपको गोली लगी थी अभी, वो उसके बाद से क्या बदला आपकी ज़िंदगी में? देखिए सौरभ भाई, एक बुरा हादसा था, ख़त्म हो गया, स्वस्थ हूँ और अपने कार्य को और तेज़ी से कर रहा हूँ। बदलाव तो हुआ है। जब आप मौत को इतने करीब से देखते हो और फिर आप ये देखते हो कि न्यायिक व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई, सब चीज़ों को देखते हो, इसका आपके ऊपर असर होता है। सरकार के रवैये को देखते हो तो उसका भी आपके ऊपर असर होता है। और फिर जो आपके आसपास जो जिन आपसे दोस्ती और वो है, और फिर उनका व्यवहार देखते हो, उससे भी आप पे असर होता है। कई चीज़ें हैं। तो जिस तरह से उसमें जांच हुई, वो जांच से मैं सहमत नहीं था। मैंने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन वो आवाज़ जब मेरे जैसे व्यक्ति की आवाज़ दबा दी गई तो आम लोगों को क्या न्याय मिलता होगा उत्तर प्रदेश में, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। मगर मैं ज़्यादा उस पर इसलिए नहीं बोला कि मेरी व्यक्तिगत है, तो मेरे जीवन का बहुत उस तरह से व्यक्तिगत कोई मैं अपना मोल नहीं समझता। अगर यही बात किसी और अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा था तो मैं उस तरह से उस बात को सड़कों पर लड़ता।
अगर मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई बताइए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। क्योंकि मैं जब इस आंदोलन को चला रहा हूँ तो अपमान सहना, आरोप सहना, मुसीबत सहना, कठिनाइयाँ सहना, जेल जाना, तमाम तरह की परेशानियों में शामिल होना, ये मेरा कर्तव्य है और मैं उसको निभा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि धैर्य आया और एक कमिटमेंट मैंने खुद से किया उसी दिन, जिस दिन मेरी जान बची, कि भाई मैं कोशिश करूँगा कि हर अपनी समय का एक एक मिनट, एक एक सेकंड इस आंदोलन को तेज़ी से आगे बढ़ाने में लगाऊंगा। क्योंकि समय कोई पता नहीं, जिनको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल द्वारा नहीं रोका जाता, ब्लैकमेल नहीं किया जाता, उनको सरकार गोली से उड़ा देती है। अंग्रेजों ने भी ऐसे बहुत कुछ काम किए हैं, जिसमें टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा उदाहरण है। टीपू सुल्तान के मर्डर के साथ ही उन्होंने अंग्रेजों का ये स्टेटमेंट आया था, मैंने स्टडी में पढ़ा कि अब हम भारत पे राज कर लेंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान नहीं रहे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो भी मेरे जीवन का समय है, अब मैं उसको ज़्यादा समय, पहले मैं 18 घंटे काम करता तो अब 20 घंटे तक मैं अपने आंदोलन में देता हूँ डेली। तो आपने उस घटना के बाद से और वक्त देना शुरू कर दिया। वो लगता है कि जीवन का भरोसा नहीं है। मैं बुद्ध को मानता हूँ। बुद्ध ने कहा मृत्य कटल सत्य है, जो पैदा हुआ उसको जाना है, जो चीज़ तैयार हुई उसका खात्मा निश्चित है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जीवन खत्म होने से पहले जितना कुछ इस आंदोलन में कर जाऊँ, जितने ज़्यादा लोगों को जगा जाऊँ, जितना जो है अपना योगदान दे जाऊँ मानवतावादी राज के लिए या समतामूलक समाज के लिए, इस देश की मैं कहीं मेरा खून इस देश की मिट्टी के लिए कहीं काम आ जाए तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं उस काम को अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। चंद्रशेखर, इस समय तो राम मंदिर का प्रचार है, Yes. आप देख ही रहे हैं माहौल किस तरीके से बना हुआ है। उस दिन योगेंद्र यादव से बात कर रहा था, योगेंद्र यादव ने कहा कि वो राम मंदिर जब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन लिख देना चाहिए कि पावर्ड बाय नोएडा मीडिया, नोएडा चैनल्स, टीवी पे तो वही सब दिखाया जा रहा है। मैं वो टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, उसका हम भी हिस्सा थे और हम सबकी अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका राजनीतिक असर भी होगा और ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जिन पिछड़ों की लड़ाई आप करते हैं, और आप बोलते हैं आप सबकी लड़ाई करते हैं, लेकिन खासकर पिछड़े वर्ग जो कि सबसे ज़्यादा दबा कुचला रहा है उसकी लड़ाई आप करते हैं, उस समाज में राम मंदिर का प्रचार अच्छे से किया जा रहा है। उन घरों में जाकर के, उन गाँव में भी जाकर के अक्षत बांटे गए हैं, उन गाँव में भी जाके कहा गया है कि पिछड़ों से, दलितों से, कि आप लोग भी उस दिन 22 तारीख को दिवाली मनाएं। तो उस नैरेटिव को अब आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? वो कहेंगे कि बीजेपी को वोट दो, हम राम को लाए थे, आप उनको लाओ। देखिए, कई चीज़ें आपने एक साथ ही एक ही सवाल में जोड़ दी। अब मैं लंबा जवाब भी दूंगा। जैसे आपने कहा, मैं योगेंद्र भाई की बात से तो नहीं असहमति जाहिर करूंगा, कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि माहौल बन रहा है, तो माहौल बनाता कौन है? सवाल ये है। माहौल वो बनाता है जिसको लोग देखते हैं, जिस पे लोग विश्वास करते हैं, और यहाँ जो विश्वास करने योग्य चीज़ें हैं उन पे आज सरकार का किस तरह का पहरा है, ये मैं और आप देख रहे हैं। रही बात राम मंदिर की, मैं मानता हूँ कि राम मंदिर का जो विषय है, क्योंकि वो धार्मिक विषय है और भारत धार्मिक देश है, अलग अलग मान्यता है सबकी, उसका असर होगा, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको काउंटर करने की जिम्मेदारी उन सब लोगों की है जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ ना ले पाए। मैं भी उनमें से एक हूँ, मगर मैं बहुत बड़ा उस तरह से उस मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं हूँ। आपने कहा कि भाई मैं राजनीति मदद तो सभी करता हूँ, लेकिन स्पेशली पिछड़े वर्गों को, तो मैं सौरभ भाई उनकी आवाज़ उठाता हूँ जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, उस तरह से भी नहीं उठाता जिस तरह से उठनी चाहिए थी। जैसे मुझे इस बात की पीड़ा रहेगी कि मेरे सभी साथियों ने दोनों सदनों में से, चारों सदनों में से किसी सदन में सरकार से सवाल नहीं पूछा कि भाई आपकी सरकार में आम आदमी छोड़िए, लेकिन एक इतने बड़े समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर गोली चलती है और आपकी सरकार के पास एक सिंगल शब्द नहीं होता आपके बारे में बात। हाँ, तो इस बात की मुझे पीड़ा रही कि भाई मैं इतना भी जो है अपने साथियों के दिल में जगह नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूँगा, आपने कहा कि भाई वो प्रयास कर रहे हैं, आप सोचिए कि पीले चावल घर घर बांटे जा रहे हैं और आम आदमी को ये भी नहीं पता वो पीले चावल आए कहाँ से। वो उसी नगर के अध्यक्ष ने भाजपा के वहाँ से तैयार करके पीला रंग लगा के भेज दिए, और या प्रदेश की कमेटी ने भेज दिए, या कहाँ से आए। और हमारा बच्चे इस तरह समझते हैं कि इसको चूना लगाना कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे जिस तरह चूना लगा रही है जनता को, और राम नाम के नाम पे जिस तरह की लूट मची हुई है, ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि जब लोग भूखे मर रहे थे, लोगों पर खाने को रोटी नहीं थी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, पीने के लिए साफ पानी नहीं था, लोग सर पे छत नहीं थी, सर्दी का मौसम था, ठटर रहे थे लोग। आप और मैं दिल्ली में घूमते हैं, दिल्ली में मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे लोग जब कोहरा पड़ता है जिस दिन,
तो वो पूरी रात और दिन कुछ कबाड़ कुछ कूड़ा जला के उसी के पास हाथ सेक के अपने बच्चों को लेके बैठे रहते हैं। हम उस देश में जी रहे हैं, वहाँ धर्म के लिए सब चीज़ें धर्म के ऊपर आगे दंडवत हैं, लेकिन व्यक्ति को सुख सुविधा या सोशल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं कि हर व्यक्ति की जो टैक्स देता है उसकी जिम्मेदारी सरकार को, चाहे उस पर घर होना हो, चाहे उस पर रोजगार होना हो, लेकिन वो टैक्स देता है। जब भी कोई चीज़ परचेज करता है, खरीदता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। जब भी वो किसी चीज़ का लाभ लेता है उस तरह से अपने लिए टैक्स देना पड़ता है। उन सब के जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए। अभी एक सूचना आई कि 20 रुपए लगभग गन्ने पे बढ़ाए। आप समझिए कि अगर सब कुछ धर्म के आधार पर ही हो रहा होता और उसी से सारा फायदा हो रहा होता तो फिर 20 रुपए नहीं बढ़ाने पड़ते, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म एक अफीम से कम थोड़ा ही है। आदमी भूखा प्यासा रह के भी धर्म को सींचता है। और जैसा एक चीज आपको इसको सुधार करना पड़ेगा हमें, जो ये नारा लगता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसका मतलब मैं मान लूं कि राम अब तक भारत में थे ही नहीं, तो वो कहाँ थे और उनको वो कहाँ से लाए। तो मैं तो धर्म की राजनीति में इसलिए जाता क्योंकि इसका एट द लास्ट फायदा, अगर आप कुछ भी बोलोगे बीजेपी को होगा। लेकिन एक सवाल ही है सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में, मुझे लगता है हो सकता है 22 तारीख के बाद बदलाव हो जाए कि जैसे राम आ जाएंगे तो भुखमरी लोगों की खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी नौजवानों की खत्म हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, बहन बेटियों का, किसी बहन बेटी का रेप उत्तर प्रदेश में देश के किसी कोने में नहीं हो, क्योंकि राम आ गए हैं। और कोई इलाज के अच्छे इलाज ना मिलने के कारण कोई सड़क पर नहीं मरेगा, कोई आम आदमी सुसाइड नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं होगी। तमाम तरह की जो मुसीबत है लोगों के जीवन में वो समाप्त हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है 22 तारीख के बाद। अगर ऐसा नहीं होता और लोगों की जिंदगी सामान्य बनी रहती है तो फिर आपको और मुझे और सब लोगों को समझना चाहिए कि ये धर्म का विषय है और भाजपा इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सब कुछ कर रही है। और जनता जब तक अपने असल मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तब तक उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होगा। अब उस राजनीति पर आते हैं। मैं आपके बारे में पूछूंगा, आपके राजनीतिक जो आगे सफ़र होगा लोकसभा में क्या करेंगे। उससे पहले एक और सवाल है, इंडिया गठबंधन बन रहा है, मीटिंग शुरू हो गई, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। बसपा ने बहन जी ने कह दिया कि वो किसी अलायंस में नहीं जा रही हैं। उनके जो नए उत्तराधिकारी हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया, चढ़ छाती पर गुंडों की बटन दबेगा, चढ़ छाती पर गुंडों की बटन दबेगा हाथी पर। उन्होंने ट्वीट कर दिया है। तो अब उसके बाद तो जो लग रहा था कि एक माहौल बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में वापस आएंगे और बीजेपी को रोकना, और वो भी बीजेपी को रोकने की बात करती हैं, पर वो उन्होंने अलायंस करने से मना कर दी। पहले इस पर आपकी टिप्पणी करिए, फिर मैं आपके बारे में बात करूँगा। देखो, आपने कहा कि वो बीजेपी को रोकने की बात करते हैं, लेकिन अभी की उनकी जिस तरह का उनका जो उन्होंने डिसीजन लिया उससे वो लग रहा है कि बीजेपी को सत्ता से जाने से रोकने का काम वो लोग कर रहे हैं। एक होता है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना, एक है बीजेपी जो सत्ता में वो चली ना जाए उसको रोकना है। तो देखो, देश देख रहा है कि आज किस दौर में। एक तो मैं इंडिया अलायंस के साथियों से भी बहुत चीज़ों पे सहमत नहीं, इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जो व्यक्ति जिस लेवल का है या जिससे जितना फायदा हो सकता है, हमें भाजपा से सीखना पड़ेगा। देखो, मैं तो राजनीति में नया हूँ, बिल्कुल। अगर उनको पता है कि ओम प्रकाश राजभर से 2 वोट का फायदा हो रहा है, उसने हमें चाहे कितना बुरा भला का है, हमें उसकी जरूरत है तो हमें उसको लेना चाहिए। और इंडिया अलायंस से हमें सीखना चाहिए कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किस आदमी के जरिए कहाँ से फायदा मिल सकता है। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि हमारी व्यक्तिगत जो लड़ाई है वो आगे बढ़नी चाहिए। हाँ, वो ईगो टसल्स है, मैं ये बात बिल्कुल सहमत हूँ। एक और बहुत महत्वपूर्ण, इतने दिन पहले ये फाइनलाइज हो गया था, हमने इतने लंबे समय तक इसको डिस्टर्ब किया कि हमने लोगों को मौका दिया कि कोई इसमें से किसी पे सीबीआई की ईडी की रेड हो जाए, एनआईए की इनकम टैक्स के झूठे मुकदमे किसी पे लग जाए, वो वापस चला जाए। हमने शायद उनको मौका दिया। अदरवाइज बहुत दिन पहले हो गया था, सब कुछ मीटिंग करके अपने ईगो से बाहर निकल के और वास्तविक हालात को समझते हुए। जिन हालातों पे मैंने ये टिप्पणी उस दल पे की जिस दल को मैंने बहुत दिन तक सींचा, जिनका नारे की बात आपने की, उस दल पे मैंने ये टिप्पणी इसलिए की क्योंकि हालातों को देख के। लेकिन इनको मैं कहूँगा, अगर ये अब से 3 महीने पहले इस अलायंस को एक स्वरूप देके धरातल पे चले जाते तो आज हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में और देश भर के बहुत सारे हिंदी भाषी प्रदेश में भी और अलग अलग भाषी प्रदेशों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता। लेकिन हमने, मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमने इंतजार किया कि बीजेपी एक एक करके सबको डिस्टर्ब कर दे, किसी पे ईडी से, किसी सीबीआई से, किसी पुरानी फाइल उठा के सबको इतना डिस्टर्ब कर दे कि अलायंस बन ही ना पाए। हमने शायद इसका इंतजार किया और हमारी तैयारी क्या, मैं आपको एक आज बात बता रहा हूँ, आप इसको चेक करा लेना।
बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, उनको जो बहुत तमाम तरह का आईटी सेल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर खड़ा किया हुआ है, टेक्निकल सेक्टर, वो 16 ये फार्म भर के लोगों की वोट कटवा रहे हैं। ये चल रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले भी हाँ, चला है। वो कटवा रहे हैं, कह रहे हैं वो उसका नाम व्यक्ति के नाम से करे, वो सब आईडी वाईडी सब उनके पास है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार सिस्टम उनके पास है। बूथ में आइडेंटिफाई करके उन्होंने चेक कर लिया, जो उनका वोटर से अलग वोटर जो उनको नहीं दे रहा है, उनको उन्होंने जान लिया, उसका वोट कटवा दे रहे हैं, ठीक है, और अपने लोगों के वोट बनवा रहे हैं, एक का वोट कई जगह इस तरह से वो कर रहे हैं। मैंने मेयर का चुनाव उत्तर प्रदेश में एक ही सीट पे लड़ा, आगरा में, वो भी जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप लड़ा लो, और बाद में एट द लास्ट वो किसी कारण से उनको भी अपना प्रत्याशी घोषित करना पड़ा, हमने भी। और जब हमने अपने प्रत्याशी कहा कि आप बैक हो जाओ, तो उन्होंने कहा देखो अब मैं बैक नहीं हूँ, अब मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल आ गया, तो हमने कहा फिर लड़ो। तो जब मैंने उसको स्टडी किया, क्योंकि हम समीक्षा करते हैं, तो हमने ये देखा कि 1,70,000 वोट वहाँ कटे, और उन बस्तियों से कटे जिन बस्तियों से भाजपा को ये एहसास था कि वोट नहीं मिलेगा। अब ये वोट विपक्ष ने तो कटवाए नहीं होंगे, तो अभी आपको जब ये चुनाव में आएंगे ना, उससे पहले इसमें पार्टी को काम करना होता है। हर विधानसभा में 20-25 हजार वो लोग वोट कटवा चुके होंगे, और इतना एरर ऑफ मार्जिन जो है ना हारने के लिए बहुत है। फिर आप 50-50 हजार से बहुत सीटें हारे, 30,000 से, अब आप देखो 1-1.5 लाख वोट तो पहले ही साफ हो जाएगा। तो जब वो जिस दिन मैदान में आएगी, तो ये नहीं पता ना कौन लड़ने वाला है, कौन सी सीट कौन लड़ेगा, तब उनको यही नहीं पता, तो मेहनत क्यों करे भाई, आदमी एक पैसा और अपनी जो साधन संसाधन क्यों जुटाए। तो इसलिए जहां मैं तैयारी कर रहा हूँ नगीना, तो वहाँ हमने बूथ वाइज बूथ कमेटियां बना के, और बूथ BLO से बूथ की लिस्ट चेक करा के, इस बार BLO देखो कितनी वो की समझदारी, 2019 वाली लिस्ट जो है ना ऊपर वो लगा के वो दिखाने लग गए कि देखिए साहब ये वोट है, वोट है। 2022 वाले नहीं दिखा। हाँ, तो हमने कहा कि हमें नई लिस्ट चाहिए, और हम वोट बनवाने पे, और जो वोट कटे हैं उनका फार्म 16 भरवा के उन वोटों को तैयार करवाने में, नए वोट जो 18 साल हो गए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, आपको तैयारी करनी है, 24 घंटे जागना है, यही सब देखो। फिर मैं कह रहा हूँ, जब आप राजनीतिक काम कर रहे हो, देखो अगर मैं स्टडी कर रहा होता अपने एम को लेकर, तो फिर मेरा ये था कि मैं 16 घंटे 14 घंटे अपनी पढ़ाई को दूं और सब कामों से छुटकारा ले। अब आप राजनीति कर रहे हैं, तो भारत में राजनीति तो भैया 24 घंटे होती, आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा। और आपका वर्कर खड़ा है ना घर के बाहर, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे नींद आ रही है, आप ये नहीं कह सकते उसकी समस्या आ गई कि मेरे पास ताकत नहीं है। जब मैं एक पुरानी बात आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। 2007 से 12 हमारे यहाँ हमारे सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी, और हम उसके वर्कर थे। तो जब कोई गलत हम देखते थे, तो हम अपने पार्टी के सीनियर लोगों से कहते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, तो वो हमसे कहते थे भाई इस पे मत बोलो, हल्ला मचेगा, सरकार की बदनामी होगी, तो हमें चुप करा देते थे। अब छोटा कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता चुप हो जाएगा, नेता की बात मानेगा। और जब सरकार चली गई, जैसे 2012 में अखिलेश सरकार, फिर एक बड़ी घटना है, मैंने उनसे फिर कहा, उन्होंने कहा अब हमारी सरकार है, हम कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये मेरे लिए ऐसा अनुभव था। बसपा ने तो सड़कों पे संघर्ष करना बंद नहीं, मुझे ऐसा लगा, मेरे लिए इतना कड़वा अनुभव था कि जब आप सत्ता में थे, तब आपने कहा कि मुंह पर टेप लगा के रखो क्योंकि सरकार बदनाम हो जाए, और आप सत्ता में नहीं, आप कह रहे हैं हम पे कुछ है नहीं, तो भाई इसका मतलब तो आम जनता को मरने दिया जाए या सरकार को लूट करने दी जाए। आप नगीने से तैयारी कर रहे हैं? यस, मुझे पता है। तो आपकी बात हो गई अखिलेश यादव, जो कि मुझे लगता है कि अलायंस में सबसे बड़े पार्टनर होंगे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस में, तो आपकी वो आपस में बैठ के सहमति हो गई, जयंत चौधरी अखिलेश यादव ने बैठ के आपको कह दिया कि गो अहेड चंद्रशेखर, हम आपके साथ में हैं? देखिए, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं सर, और जयंत चौधरी जी भी, और कांग्रेस भी उनके साथ अलायंस में, उनका अपने चल रहे, और तो कोई उत्तर प्रदेश का दल नहीं है। और जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं बेचारे, वो भी समझते हैं कि उस सीट को कौन रोक सकता है। जब वो कह रहे हैं भाजपा को हराने के लिए, तो वो इस बात को समझते हैं कि भाजपा को रोकने के लिए किस तरह के प्रत्याशी की जरूरत है। और मेरी बात उनसे 2022 ये जो 23 में जब ये नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव, मैंने तभी अखिलेश जी को ये बात बताई थी कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि अब क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं पार्लियामेंट की तैयारी करूँगा नगीना, और मैं तभी से 1.5 साल से लगा हूँ। अभी मेरी काफ़ी बीच में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी चाहते हैं कि भाई भाजपा का जो ये है गुंडा राज, तानाशाही का राज, लोकतंत्र की हत्या का राज, इस राज को में मिलने, इसको रोकने के लिए कुछ अच्छे साथी मजबूती से लड़ें। तो मुझे उम्मीद है कि जब एट फाइनल बातचीत होगी, तो वो भी मुझे मदद करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चूँकि आप बसपा के कार्यकर्ता रहे हैं, आप मायावती जी को बुआ जी बोलते रहे हैं, अभी उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया आकाश आनंद को। अभी तक उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है, मैंने उनको फ़ोन भी किया था और उनसे बोला था कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में कवर करता हूँ, NDTV में भी था तब भी, और अब भी मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। वो मिस कॉल देने की बात कर रहे हैं पार्टी के लोगों को जोड़ने के लिए, और वो हमसे बात नहीं करते हैं। जिस समाज का प्रतिनिधित्व मायावती जी करती हैं, उस समाज
में आप देखते हैं कि आकाश आनंद को वो स्वीकार करेगा समाज, क्योंकि वो परिवारवाद के खिलाफ मायावती ने बहुत बोला है, चाहे मुलायम सिंह अखिलेश के खिलाफ बोला है, वो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते रहे, अब वही उन्होंने अपने भतीजे को बनाया। तो लगता है वो स्वीकार्यता होगी? देखिए, ये जो समाज है इसकी स्वीकार्यता के दो पैमाने। एक तो ये बहुत लंबे समय तक चीज़ों को टेस्ट करता है, बहुत करीब से देखता है एक एक चीज़ को कि ये आदमी जिसके साथ हम काम करने वाले हैं ये हमें छोड़ के तो नहीं भागा, ये किसी और का आदमी तो नहीं है, ये हमें कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो बहुत लंबे समय तक टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में बहुत सारे लोग तो निराश होकर वापस निकल जाते हैं। वो आते तो अच्छे उद्देश्य से हैं लेकिन निकल जाते हैं सोच के कि भाई ये तो हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो दूसरा ये ताकत देखते हैं कि अगर कोई आदमी ताकतवर है तो ताकतवर, क्योंकि कमज़ोर जो है कभी किसी कमज़ोर का सहारा नहीं बन सकता है। एक हर कमज़ोर अपने सहारे के लिए एक ताकतवर व्यक्ति को ढूंढता है कि भाई अगर ताकतवर है तो हम उसकी मदद लेंगे। और लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से ताकतवर व्यक्ति ही समाज की मदद कर सकता है। मैं इतने बहुसंख्यक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उस तरह से समाज की मदद उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे किसी को रोजगार देना या कोई बड़ी योजना वो करना, वो उसके लिए तो वो सरकार की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्वीकार्यता काम के आधार पर होगी कि आपने जो काम आपको दिया आपने उसको कितनी अच्छी तरह से किया। इस बार तो बहन जी ने उनके कामों पर पर्दा डाल दिया कि उनको पूरे राजस्थान में घुमा के, पूरे मध्य प्रदेश में घुमा के, तेलंगाना भेज के और छत्तीसगढ़ भेज के और बड़े बड़े वो करके कि हम सरकार बना रहे हैं। और जब 1-1% वोट आया और एक सीट भी नहीं जीत पाए कई स्टेटों में, तो बहन जी ने उसको उधर तो पर्दा घेर लिया हालातों को देखते हुए। लेकिन ये सच है कि जितना अवसर उनको मिला उतना अवसर मुझे अभी तक नहीं मिला आपको। और जितने साधन संसाधन और स्पेस और एक स्थापित पार्टी उनके पास है, उनके मजबूत संगठन है, पूर्व में विधायक, वर्तमान सब कुछ उनके पास है। अगर वो अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर समाज स्वीकार नहीं करेगा। देखो, मैं तो उनको ये नहीं कहता कि वो घर बैठ जाए, मैं उनसे कहता हूँ काम करें, हम भी काम कर रहे हैं। अब समाज को तय करना है कि बेहतर काम कौन करेगा और उनके लिए बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं संत रविदास जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई कटुता किसी के प्रति नहीं रखता हूँ। जैसे आपके सामने कैमरे पे हूँ ऐसे ही बाहर भी हूँ और मैं सबका मंगल चाहता हूँ। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि बहन जी ने जो वादे समाज से किए थे, नेता का कमिटमेंट समाज पे असर डालता है। जो कमिटमेंट उन्होंने किए थे अपनी जो है उसमें लिखा, मेरे सफ़रनामा जो किताब उन्होंने जन्मदिन पर लॉन्च की, उसमें एक किताब में उन्होंने लिखा था कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो किस तरह का होगा। उसमें लिखा कि मेरे परिवार का नहीं होगा। ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। फिर दूसरा जो है उन्होंने श्यामा प्रसाद मौर्य को जब निकाला इसी बात के साथ निकाला कि वो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, हमारे यहाँ परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि काशीराम साहब ने कहा अगर ईमानदारी से समाज को के हित में राजनीति करनी है तो परिवार को, भाई भतीजों को दूर रखो। लेकिन अपने आप वो इस बात से दूर नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि समाज सब चीजें देख विश्वास नहीं करते किसी पे। मुझे लगता है उनके साथ कोई लंबा भी लगने कोई टिक ही रहा है। लालजी वर्मा भी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी निकाल दिया, सतीश मिश्रा भी आजकल किनारे हम सुनते हैं, ब्रजेश पाठक भी चले गए। तमाम जब उस समय के नेता थे, कुछ सत्ता में आने के बाद आए, कुछ सत्ता में पहले संघर्ष कर रहे थे, कोई लंबा टिकता नहीं है उनके साथ। फिर भी 11% वोट वो 2022 में ले आई। इस बात को और करीब से समझना पड़ेगा और इसको आप अपने और मेरे ऊपर समझ सकते हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो बहुत आसान है। आप भी एक बड़े भारत के एक बड़े मशहूर चैनल में काम करते थे, तो टिकना और निकाल देने में थोड़ा सा फर्क है। एक आदमी को सीधा निकाल दिया जाता है कि भाई मैं आपको फायर कर रहा हूँ, हटो। दूसरे आदमी को इस हालात में ले जाया जाता है कि उस तक कहता है कि साहब मेरी जो है जय भीम मैं रहा हूँ, चल, मुझसे ये होगा नहीं। जिस आदमी की जो अहमियत है उससे आप वो काम नहीं लोगे और उसको आप जो है ठिकाने लगा दोगे। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका नाम हम सुनते थे बचपन से कि भाई ये आदमी बड़ा नेता, ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़मीन से उठ के आया, बहुत बड़ा, वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को किनारे लगाया। क्यों किनारे लगाई वो बेहतर वो जानती होंगी। देखिए, अगर बात उत्तराधिकारी की जाए तो नसीम सिद्दीकी कभी बसपा में उत्तराधिकारी पद के दावेदार नहीं थे। ना ही लालजी वर्मा थे, ना ही रामचल राजभर थे, क्योंकि बसपा के कॉन्स्टिट्यूशन में और स्पेशली जब बसपा कमान बहन जी के हाथ में तो उसमें लिखा गया कि जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा वो, मैं तो जाति का नाम लेता हूँ, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि वो चमार जाति का होगा और मुझसे इतने साल छोटा होगा। ना तो ये बहन जी से इतने साल छोटे हैं ना इस जाति के, तो इसलिए ये बात तो स्पष्ट कर दी जाए कि वो उत्तराधिकारी नहीं थे। लेकिन उनका इलाज क्यों किया गया ये वो बेहतर जानते होंगे। मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि ये आंदोलन संघर्ष का आंदोलन है, इसमें किसी का भी योगदान कम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ना आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या इस बात की तकलीफ होती है कि उसी समाज से आप आते हैं, yes. उसी समाज से मायावती जी, उनका संघर्ष, मैं इस बात की, एक दौर में मायावती जी ने बहुत संघर्ष किया, उनके लोगों ने बहुत संघर्ष कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मतलब वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। चंद्रशेखर आजाद ने लाठी खाई है, गोली खाई है, आपसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा, कभी नहीं कोई छीन पाएगा। सहमत। आपको इस संघर्ष करने के बाद आपको लगता है कि जो सम्मान मायावती जी को आपको देना चाहिए था, वो आपको टीम, उनके लोग आपको टीम बी कह देते हैं बीजेपी की, जो कि मुझे लगता है आज ही फिलहाल तो 10, 15, 12 साल में देख रहा हूँ इस तरीके से आपका संघर्ष है समाज के लिए, उतना शायद किसी ने ना किया हो। कालका जी में थाने में ले जाके आपकी चाहे पिटाई की बातों में आंखों के सामने पिटाई हुई, जब आप लोग यहाँ पर दिल्ली में वो यात्रा कर रहे थे, उसके बाद चाहे आप पर पहले यूएपीएन ऐसे लगाने की बात हो, आप पर गोली चलाने की बात हो, आए दिन आप पर ये होता रहता है। वो सम्मान मायावती जी की तरफ से या उस समाज की तरफ से नहीं मिला है, क्योंकि जो मिलना चाहिए था, क्योंकि 11% वोट शेयर देखिए, मैं फिर बोलूँगा विधानसभा में बहन जी को मिला है। यस। पीड़ा होती है इस बात की आपको? नहीं, पहले तो इस बात को मैं और मजबूती से कहूँगा, जो बात आपने की बहन जी के विषय में, कि उनसे उनका कोई संघर्ष नहीं छीन सकता, ये एक अटल सत्य है। उन्होंने बहुत काम किया, एक महिला होकर इतना काम करना, पता नहीं क्या क्या सहा होगा उनको। मैं इस बात से मैं उनको कभी मैं जिंदगी में जीते जी छोड़िए, मरने के बाद भी उनके बारे में एक अपशब्द के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरे लिए वो हमेशा सम्मानित है, आदरणीय, और हमेशा वो मेरे लिए बड़ी ही रहेंगी परिवार की। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को इतना कुछ दिया। लेकिन अब दो चीज़ें ही हैं, जैसा आपने मुझसे कहा कि भाई आपको पीड़ा होती है, नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि मैं भी, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा फेम नहीं है, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। मैंने जो कुछ कमाया भीम आर्मी के साथियों के साथ संघर्ष करके कमाया, इसलिए मैं आज फिर आपके चैनल पे भीम आर्मी के सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, शुरुआती दौर से लेकर अब तक के आज़ाद समाज पार्टी, जिन्होंने इतनी मेहनत की मेरे साथ मिलके। लेकिन एक प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर के बेटे को इतना सम्मान देना, मैं भी राजस्थान चुनाव लड़ के आया, कई सीटों पर हम दूसरे, कहीं 10 दर्जनों सीटों पर हम तीसरे नंबर पर रही, एक छोटी उपलब्धि नहीं है। 3 साल जहां एक तरफ 100 साल पुराने राजनीतिक दल हो, कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी, इतने दल हों लेफ्ट जैसे, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी को 74,000 वोट मिलना, 50,000 वोट मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। स्थापित दलों को के रास्ते को, परेशानियों को हटाते हुए, और सिंबल जो नया है बिल्कुल, जिसको जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उस तरह का प्रचार प्रसार, हमें भी डर रहता है कि चुनाव से पहले हमारा सिंबल ना बदल दिया जाए। केतली। आप विश्वास करो, मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा, नॉमिनेशन का आखिरी दिन था मध्य प्रदेश में, जिस दिन हमें सिंबल अलॉट हुआ कि हमारा केतली चुनाव चिन्ह रहेगा, और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। मैंने तो सोचा कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जाऊंगा और वहां जाकर बैठूंगा कि ये खेल खेलना बंद करो भाजपा के सारे को। भाई आप हमें प्रचार के लिए कोई बहुत साधन थोड़ा, ये हमारा प्रचार कैसे होगा? आप हमें सिंबल अलॉट नहीं कर रहे, चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया, नॉमिनेशन हो रहे हैं उसके बाद। तो हमने आखिरी दिन सिंबल भेजे लोगों को, अपना चुनाव चिन्ह केतली लोगों तक पहुंचाया। ये राजनीति इतनी ऊपर से दिखती इतनी अच्छी है नहीं, और इसमें जितने तरह के धोखे और षड्यंत्र होते हैं उसका लोगों को एहसास भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें झेलने के बावजूद भी हमने इतना कुछ किया, और मैं धन्यवाद दूंगा उन सब वंचित तबके के लोगों का। देश में जो बहुजन समाज के लोग रहते हैं, अधिकारी, कर्मचारी या पत्रकार या जो भी साथी हैं जो मुझ में विश्वास रखते हैं या पॉजिटिव वर्ब्स मेरे लिए भेजते हैं, या ये उम्मीदें हैं उन्हें कि अब चंद्रशेखर कुछ करके दिखाएंगे, उन सब के सहयोग से हम इस काम को कर रहे हैं। जब पहले बहुजन समाज पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी से पहले DS4, वाम से, तो जब शुरुआती दौर में चुनाव लड़े 400 वोट मिलते थे। उस मुकाबले आज टेक्नोलॉजी के जमाने में देखो, हमारी स्पीड उनसे कई गुना ज्यादा है। 50,000, 70,000, 75,000 वोट मिले हैं। ठीक है। एक जो ये फिर मैं आपके यहाँ भी दोहराऊंगा कि अभी भी जो विरोध की वजह से, क्योंकि वो दल उनका हमारा अलग है, तो वो बार बार ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को दल नहीं बनाना चाहिए था। आप ये दो चीजें समझिए, बहुत महत्वपूर्ण। पहला, RPI बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, मान्यवर काशीराम साहब ने BSP बनाई, क्योंकि RPI में रास्ते बंद हो गए थे उनके लिए, वो RPI में उनको घुसने नहीं दिया गया, जैसा बेंजी ने मेरे लिए बंद किए। उन्होंने लिखा ट्वीट करके चंद्रशेखर आना चाहता, हमने इसको लिया नहीं। ठीक है, उन्होंने खुद ट्वीट किया इस बात का, लोग जानते नहीं ना सच्चाई, और मैं क्योंकि लड़ना नहीं चाहता इसलिए कहता नहीं हूँ। तो RPI के रहते काशीराम साहब ने BSP बनाई, तो क्या बाबा साहब के विरोधी थे काशीराम साहब? बिल्कुल नहीं थे, या उनको मूवमेंट से धोखा कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में करने की वो थी, जो स्थापित लोग तो उन्होंने नहीं बैठने दिया। ऐसे ही BSP के रहते जब दरवाजे बंद हो गए तो मैंने ASP बनाई। तो क्या ऐसा थोड़ा है कि मैं बेंजी का, काशीराम साहब का विरोधी है बाबा साहब का? उस आंदोलन को जितना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जितनी पीड़ा मेरे दिल में जो मैं सह गया हूँ, मैं उस लड़ाई को कामयाब करना चाहता हूँ। आपने रास्ते बंद कर दिए तो मैं मजबूर हूँ, तो मुझे काम तो करना ही है। इसलिए मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। एक हर चीज का एक समय होता है। आज हम बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े भी होंगे। तो चीजों को पीछे छोड़ते हुए हमें समाज हित की लड़ाई लड़नी है, और समतामूलक समाज बनाने के लिए राजनीतिक ताकत की जरूरत है।
मैं आपसे सवाल अपने सोच के आया था, लेकिन जब बात बात पे निकलती है, क्योंकि हम दोनों लोग उत्तर प्रदेश से, इतना कुछ जानता हूँ मैं आपके बारे में, अब पॉलिटिक्स में पूछता ही चला जाऊंगा। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, आपका सवाल अगर आप संभाल पाए। आप जब ये बात कालकाजी थाने वाली बता रहे थे ना, मारपीट वाले की, जब मैं इसको अभी बता देता हूँ ना कभी टीवी चैनल पे या अपने लोगों के बीच में, तो कुछ लोग इसको सोचते हैं कि मैं चुनावी मतलब राजनीतिक स्टंट कर रहा हूँ। मेरे सामने हुई थी बात, तो उनको ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर झूठ बोले, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं था, लेकिन मेरे आज भी याद है कि मैंने एक ही साथ 250 से ज्यादा लाठियां खाई, मुझे याद है, मेरे सामने हुई। इस वजह से, क्योंकि मैं अपने लोगों के लड़ने के लिए गया। बाकी मेरी उसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। मंदिर था जो तोड़ा था, मंदिर, रविदास मंदिर वाला, रविदास मंदिर, मुझे याद है, मेरे सामने पिटाई हुई। लटका के मुझे पीटा गया। मेरे सामने लाठी अब 12 दिन से भाई मैं उठ नहीं पाया, तिहाड़ में सीधा नहीं हो पाया। मुझे पता है कि मैंने कैसे झेला होगा। मेरे सामने अगर मेरा कोई स्वार्थ होता, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह देता हूँ मैं अपने रेड माइक पे कि उसमें तो चंद्रशेखर जी को मार खाते हुए मैंने देखा था, लाठियां वो हो। अगर मुझे एमपी एमएलए बनना, मेरा कोई स्वार्थ होता तो मैं तभी किसी दल के साथ जाता। मैंने इस विचारधारा को मरने ना दिया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू की, इसलिए मैंने राजनीतिक दल बनाया जब इन्होंने मुझे मेरे लिए रास्ते बंद कर दिए। और मैं उस काम को अब भी जिम्मेदार से कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे गोली खानी पड़ी। हाँ, तो गोली कोई किसी पे ऐसे तो चलाएगा नहीं कि भाई गोली कोई फूल है, इससे प्रचार होगा। 1 इंच गोली इधर होती तो यहाँ मुझे गोली लगी है, तो मेरी तो कुछ भी नहीं बचता मेरे पास। फिर भी मुझे साबित करना पड़ता है कि भाई मैं इस मूवमेंट के प्रति ईमानदार हूँ, इस काम को कर रहा हूँ। मेरे को आपसे बात करते जो सवाल मैं याद करके तो वो पूछ लेता हूँ। तो अभी राम मंदिर पे फिर आता हूँ, क्योंकि अभी हमने आपके बारे में बात की, आप चुनाव लड़ेंगे, सब सारी बातें हुई, फिर ये सवाल करके खत्म करेंगे। रामभद्राचार्य जी समय जो बहुत बड़े प्रचार कर रहे हैं, रामानंदाचार्य जी हैं, उन्होंने पिछड़ों के बारे में एक टिप्पणी करी जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। यस। उस टिप्पणी के बारे में आपने अपना रोष व्यक्त किया, और सवाल जोड़ देता हूँ इकट्ठे, ताकि आप इकट्ठे लंबा जवाब दे दे। मैं नहीं चाहता हूँ आपको बीच में टोकूं। अच्छा। वहीं पर 4 शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, अधूरा मंदिर है, और उन शंकराचार्यों का इस बारे में ये भी कहना है कि वो एक ब्राह्मण जो है उनके द्वारा नहीं की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा और तमाम तरीके की, प्रधानमंत्री को जाति को लेकर के भी ये टिप्पणियां की गई हैं, आप भी जानते हैं। तो पहले रामभद्राचार्य पर और फिर शंकराचार्यों की एक ब्राह्मण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा न किए जाने की बात पर जवाब दीजिए। देखिए, रामभद्राचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता था। व्यक्ति के कर्म के हिसाब से उसका सम्मान होता है, जाति के हिसाब से मैं तो जाति की प्राथमिकता को, श्रेष्ठता को नहीं मानता। आप कर्म से बुरे हो, जैसे उन्होंने टिप्पणियां की पिछड़ों पे बहुत मजबूत। तो मैं एक सतु रविदास जी का एक श्लोक आपको बताता हूँ। उनका एक दोहा है, वाणी है कि रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच बन करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। कि जन्म के आधार पे कोई नीचा नहीं होता है, उसके जो ओछे कर्म होते हैं, कर्म के आधार पे जो वो बुरा करता है तो उससे वो नीच होता है। अब सवाल ये है, उन्होंने पिछड़ों पे बड़ी टिप्पणी की। पिछड़ों पे क्या, उन्होंने तो ब्राह्मणों पे बहुत अच्छी टिप्पणियां की हैं। मैं कई टिप्पणी आपको गिनाऊंगा। जैसे उन्होंने पिछड़ों पे तो कहा, पहली बात तो इस देश में अगर आपकी मेरी तरक्की में 1% भी योगदान है तो आपका अधिकार बैठता है कि आप मुझे कोई चीज कहो। अगर आपका कोई योगदान नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरे ऊपर टिप्पणी करें। भाई, इस देश में किसी भी धार्मिक संस्थान का कोई 1% योगदान नहीं है पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिलाने में। उन्होंने एक दिन बड़े संयम से बैठ के कहा अपने भक्तों में, जिसमें पिछड़े और दलितों की भागीदारी महिलाओं की बहुत बड़े पैमाने पर रही होगी, कि भाई ये पिछड़े, दलित और आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा है इसको खत्म कर देना चाहिए, वरना देश में रक्त क्रांति हो जाएगी, खूनी क्रांति। और ये जाति के आधार पर आरक्षण बंद कर, जाति के आधार पर ऊंच नीच तो आप बंद नहीं कर पाए, अपनी मन की कुंठा तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन आप उस आरक्षण को बंद करना चाहिए। 2% सरकारी नौकरी में, 98% प्राइवेट सेक्टर है, जिस पे कभी कोई चर्चा नहीं होती है। उसमें भी 100% रिजर्वेशन नहीं है, 50% है। अब तो अपर कास्ट के बच्चों को भी 10% मिलने लगा है। तो आपने कहा खूनी क्रांति हो जाएगी, तो आप कोई क्रिमिनल हो, कोई गुंडे हो, कोई आप माफिया हो, कोई खूनी क्रांति करा दो। कौन हो आप कराने वाले खूनी क्रांति? आप समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हो, आप जो है झगड़ा कराने की बात कर रहे हो, दंगा कराने की बात कर रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे संत को। और ऊपर से उनका कोई योगदान है क्या? अगर 1% योगदान है तो हमसे कहें, हम अपनी गलती स्वीकार कर लें। कोई योगदान नहीं है इस देश में, सब कुछ होते हुए भी आप ही थे ना जो स्थापित थे। आप चाहते तो उनके अधिकारों की रक्षा पहले करते ना, तो आपने तब तो की नहीं। फिर आपने कहा मरे मुलायम काशीराम, अपमान कर रहे हो। मरे मान्यवर मुलायम सिंह जी हमारे लिए गुरु भी हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आसानी थोड़े को कुर्सी देता है क्या?
ये उत्तर प्रदेश है, ये वो तब का उत्तर प्रदेश है। कहते हैं मोदी जी उनके दोस्त हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं मोदी जी इज माय फ्रेंड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। आप जिनके फ्रेंड प्रधानमंत्री हों, अब आप समझिए कि उनका क्या रुतबा होगा। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ ना कि भाजपा के जरिए उनको कहलवा जाता है कि वो धार्मिक आदमी को टिप्पणी तो करेगा ना, उनको पता ना आज के दौर में भी चंद्रशेखर जैसे लोग हैं बेचारे। तो मुलायम सिंह जी और मान्यवर काशीराम साहब हमारे लिए गुरु के समान है, और गुरु का दर्जा माता पिता से बड़ा होता है। कोई अगर मेरे माता पिता का, मेरे गुरु का अपमान करेगा तो वो ये ना सोचे कि वो चैन से बैठ जाएगा, फिर उसको संवैधानिक तरीके से इलाज करना हम पे आता है। इसलिए जल्द अभी आप देखना आजकल में जब उन पर मुकदमा होगा, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई क्राइम करे या मैं कोई क्राइम करूँ, हमें छूट थोड़ा ये, या कोई SSP या नहीं उन पर क्यों नहीं होगा ना, मैं करूँगा, आप देखना ना, मुकदमा भी होगा और उनको जेल जाने। जैसे बागेश्वर जो धाम वाले हैं उनका भाई भी तो ऐसा ही कर दिया था, तो मुकदमा हुआ नहीं हुआ, वो भी तो उनके भी तो प्राइम मिनिस्टर मित्र है, प्रधानमंत्री दोस्त है। देखो रामभद्राचार्य जी बोलते हैं, रामभद्राचार्य की किताब को लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं। देखो अभी बताना मुझे पंगे ले रहे हो कौन देखो, अच्छे तरीके से। नहीं तो हम हमारा दोस्त संविधान है ना। चलिए हाँ, तो आगे की बात, उन्होंने ये बयान दिया जो किसी भी तरह से सहनीय नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि चारों वर्णों में जो राम को नहीं भेजता वो चमार है। यानी कि वो कह रहे हैं कि चारों वर्णों में जो बुरा है, दुष्ट है, वो चमार है। चमार एक बहुत बड़ी जाति है, और जाति व्यवस्था में आप देखो ना सर्टिफिकेट बनते हैं, ठीक है आप, और ये अगर आप इसको अभद्रता, वो तो भद्राचार्य अभद्रता के साथ कोई इसको कहेगा तो ये अपराध हो जाता है। तो ये अपराध करने की भी छूट उनको नहीं मिली। एक उन्होंने और टिप्पणी दी कि ये जो नीच ब्राह्मण हैं, चौबे, उपाध्याय और कई जो ब्राह्मणों के नाम उन्होंने उसमें जोड़े कि ये जो हैं ये नीच ब्राह्मण है, त्रिगुणित, ठीक है, पाठक। अभी मैं कोई उनसे पूछे कि आप एक तरफ जैसे रविदास जी ने कहा कि भाई जन्म के कारण नहीं होता, आप जाति श्रेष्ठता भी थोप रहे हो और दूसरे को बुरा भी कह रहे हो। सोचो कि आपको कोई संत में क्यों कहे संत। तो इसलिए संत का कपड़े पहन के अगर कोई अपराध करेगा तो उसको भी आसाराम जी को भी तो सजा मिली। प्रधानमंत्री उनके भी दोस्त थे, मुख्यमंत्री देखो, और पूर्व के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके दोस्त, तो बचा पाए क्या, जेल में नहीं है क्या अभी। तो प्रधानमंत्री के दोस्त है तो अपराध करे नहीं, संविधान है, अभी संविधान के हिसाब से काम हो रहा है, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर राम रहीम जी को बहुत पैरोल मिल रही है, आप देख रहे हो, वो मुख्यमंत्री के दोस्त हैं, अभी मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए थे। कानून सबके लिए बराबर है सौरभ भाई, कानून मेरे और आपको जाति धर्म ने देखा, अपराध करोगे तो अपराध की सजा मिलेगी। अब बात बची शंकराचार्य जी की। देखिए मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मगर शंकराचार्य हिंदू धर्म के वास्तविक पिलर हैं। धर्म का ज्ञान अगर किसी को है तो उनको है। जैसे हमारे कुल में भगवान बुद्ध को और रविदास जी को वो करते हैं, पूजन करते हैं, कबीरदास जी को, नानक देव को। तो हमारे यहाँ जिस तरह से हमारे डेरों के प्रमुख हैं, उसी तरह से वो वहाँ इस धर्म के प्रमुख हैं। अब उनके यहाँ उसमें जो विधि है, चाहे वो पूजन की हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा की हो, वो सबका उन्होंने एक, जैसे संविधान में नियम बना है, उन्होंने एक नियम बनाया है, ठीक है। उस नियम को प्रधानमंत्री जी कुचलने का काम कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री ये भूल जा रहे हैं कि वो कितनी भी सुप्रीम पावर हो, लेकिन देश में व्यवस्था के आधार पर जो सुप्रीम पावर है वो इस देश के ब्राह्मण समाज के लोगों के पास है। वो इस बात को बार बार भूल जाते हैं। वो चाहे रामभद्रा जी उनके मित्र हों, देखो रामभद्रा जी को सुना आपने, वो कहते हैं पहले मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं संत हूँ, फिर मैं एक समाज का धार्मिक ये हूँ, फिर तो वो भी अपनी जाति को नहीं छोड़ पाते। तो आप महसूस करो कि शंकराचार्य जी जो इस कुर्सी पर विराजमान है, वो कैसे इतने बड़े आयोजन को मोदी जी के हाथ से करवा देंगे, वो पाप के भागीदार क्यों बनेंगे। और मैं तो अभी स्टडी करने लगा, जब से इधर चल रहा है, तो मैंने ये भी पढ़ा कि जो पूर्व जन्म का एक सिद्धांत है हिंदू धर्म में कि जैसे कर्म करते हो अगले जन्म में आपको वैसा जन्म मिलता है, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में आपको है ना ये सब चीजें सहनी पड़ती है। तो रामभद्राचार्य जी जो जन्मजात आंखों से विहीन है, 2 साल बाद हुए थे, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो आप महसूस करो कुदरत, उन्होंने कितने पाप किए होंगे पिछले जन्म में, और जो आज उनको जो है कुदरत ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी छीन ली कि वो उन्होंने इस सृष्टि को देखने में, 2 महीने के बच्चे को क्या ज्ञान होता है, इस सृष्टि को देखने में दिया। आप देखो फिर भी इस देश के लोगों ने उनको संत मान लिया। दलित का मतलब दबा कुचला होता है, दलित जाति नहीं होती, अनुसूचित जाति हमारा शेड्यूल कास्ट जो है उसको कहते हैं अनुसूचित जनजाति। दलित का मतलब दबा कुचला, सताया गया। तो देखो मैं तो उनको दलित ही समझता था कि भाई वो इतने सताए गए हैं, उनके आंखें भी नहीं, उनको तो सारा चीज चलने के लिए, हम तो चल सकते हैं, तो मैं तो दलित मानता। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि दलित भी हो आप, दबे कुचले भी हो, लेकिन जातीय कुंठा से बाहर नहीं हो।
तो ये गलत है। बाकी शंकराचार्य जी ने जो बयान दिए हैं वो अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से दिए, और मैं समझता हूँ कि ईश्वर तो कण कण में है। हम तो वो हैं जो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हमारे तो हम आस्था और उम्मीद और जो श्रद्धा है वो आदमी के दिल में होती है। दिखावा करने से मैं भी झूठ में चला जाऊं, तो ये दिखावा करने से इसका राजनीतिक लाभ तो आप ले सकते हो, लेकिन सत्यता से अगर आप जमीर बेच के कोई काम करोगे तो वो ठीक नहीं हो। मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। मैं दिखा के वोट के लिए दिखावे काम नहीं करता। इसके लिए तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी बहुत है दिखावे काम करने के लिए। चंद्रशेखर से बात करके बहुत हमेशा ही मज़ा आता है। मैंने इनका इंटरव्यू तब भी किया जब ये इनको गोली लगी, बिस्तर पे ये थे और इनको डॉक्टर्स ने बोला था मना करने के लिए, इन्होंने तब भी बात करी। ये जेल से निकले जब एनएसए लगा तब भी बात करी। कालका जी में जब वो लाठी खा रहे थे उससे थोड़ा पहले ही बात की, उसके बाद इन पर लाठी पड़ गई। तो चंद्रशेखर की बात हमेशा बहुत गंभीर तरीके से अपनी बात कहते हैं और संघर्ष करते हुए नजर भी आते हैं। मेरा एक सवाल आपसे बाकी है अभी, बताइए। वो मेरा सवाल आप कंप्लीट कर लो फिर बताता हूँ। मैं तो रैप कर रहा था, पूछिए ना। पूछिए। अच्छा, पूछिए। मेरा सवाल ये है, जब ये देश संविधान चल रहा है और सब लोगों के लिए समानता की बात होती है, टैक्स तो हर कोई देता है, जबकि इससे राजनीतिक रूप से मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन सत्य कहने में नुकसान की परवाह करोगे तो फिर आप जब कल कुदरत से सामना होगा जिसने आपको जीवन दिया, जिस सारी सुख सुविधाएं दी, आपको मजबूत बनाया, उसको क्या जवाब दूंगा ये भी सोचता हूँ। तो ये जो इस आयोजन में जो पैसा खर्च हो रहा है, सरकारी पैसा, क्या मुख्यमंत्री या भाजपा की सरकार हिंदू धर्म से जुड़े और धर्मों और जो लोग हैं जैसे दलितों के त्यौहार, क्या उस पर भी इस तरह का पैसा खर्च कर सकती है, या सिखों के आयोजन पर भी इस तरह का? जबकि वो कहेंगे कि सिख तो अपने आप बहुत मजबूत हो कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हो? या आप जो पिछड़ों के धार्मिक वो हैं या जो महापुरुष हैं उनके आयोजनों पर भी इतना बड़ा इस तरह से सरकारी रिसोर्सेज खर्च कर सकते हो जिस देश में इतने बुरे हालात हों? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये आर्थिक समानता सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, क्या ये उन पर भी, जैसे मुसलमान भी इस देश का ऐसा वो भी टैक्स देते हैं, तो क्या उनके आयोजन पे इस तरह का पैसा खर्च कर सकते हैं, ईसाइयों के आयोजन पे खर्च कर सकती है? चलिए ठीक है, मैं सरकार नहीं हूँ पर मैं जो मेरी जितनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है सुझाव देता हूँ। बीजेपी को पता है उनका वोट बैंक क्या है। ठीक है, ठीक है, वोट बैंक क्या है, और मैं बिल्कुल एडिटोरियल बात कह रहा हूँ। उनको पता है उनका वोट बैंक क्या है, उनके पास वो मशीनरी है। ठीक है, उस दिन उन्होंने 22 तारीख को छुट्टी घोषित कर दी। उत्तर प्रदेश जो ज़्यादातर जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश में छुट्टी घोषित है, मुझे किसी ने बताया गोवा में भी छुट्टी घोषित कर दी वहाँ बीजेपी की सरकार, जबकि वहाँ पर क्रिश्चियंस काफ़ी तादाद में हैं और दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, वहाँ पर भी छुट्टी घोषित कर दी गई। आप देखेंगे धीरे धीरे बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ उस दिन छुट्टी घोषित कर दी जाएगी। बात इस समय ये है कि जब फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि भद्राचार्य जी का जो बयान आया जिस पर आपने इतनी सारी बात बोली कि मुकदमा करूंगा था, जो बिल्कुल गलत बात है, उस पर चर्चा नहीं हुई किसी चैनल पर भी। लेकिन इस बात में ज्यादा चर्चा हुई कि राम मंदिर का उद्घाटन है, बड़े बड़े एंकर जाकर राम भद्राचार्य जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। कल मैंने इंटरव्यू लेते हुए देखा, एक बहुत बड़ी एंकर उनका इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत वो दास रूप में बैठी हुई थी और वो अपनी बात कह रहे थे। तो उन्होंने इंग्लिश में बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माई फ्रेंड। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो वोट बैंक नहीं। ठीक है, उनसे जब उनकी बात आएगी तो कहा जाएगा कि देखिए राशन मिल रहा है, तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन तरीके की तमाम तरीके की बातें होंगी। लेकिन अंततोगत्वा मैं यही कह रहा हूं कि एक नैरेटिव बनाया जाता है, उसको नैरेटिव लिखा जाता है, बनाया जाता है, फिर उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। मैं यही आपसे कह रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनलीगल है। आर्टिकल 15A में ये नहीं कोई सुने ना सुने। अच्छा, अगर रेप हो रहा है और कोई सुन नहीं रहा है तो इसका मतलब हम उसका विरोध ना करें, सच ना करिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। आप सरकारी धन का प्रयोग जब एक धर्म के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आपको दूसरे धर्मों की कभी आलोचना करना, उन पर बाध्यता लगाना, ये भी सही नहीं है। फिर आप अपने मन से कहते हैं कि ये सबका साथ सबके विकास वाली सरकार है, तो ये सही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ खत्म करते हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपका नया प्लेटफार्म बनाया आप लोगों ने, आपको बधाई, आपकी पूरी टीम को, क्योंकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं रेड माइक में, मैं उनको जानता हूँ सभी लोगों को, और वो कहाँ से निकल के यार क्यों निकल के ये बेहतर आप जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के हालात में निकलता कब है आदमी या छोड़ता कब है। हमने बहुत कुछ प्लान किया है इस देश में जो भविष्य में हम लोग अब ताकत मिलने पर करना चाहते हैं, जो हम पे पॉलिसी में है। जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और नेता हैं, अगर आप शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल बनाने की बजाय, बड़ा बिल्डिंग खड़ी करने के बजाय सरकारी स्कूल में इन सब के बच्चों को पढ़ने के लिए आप
नेताओं को, नेताओं को बच्चे। और कर्मचारियों को, चाहे वो क्लास 1 का हो, चाहे प्रमुख सचिव का बेटा हो। अरे भैया, यहाँ दिल्ली में सरदार पटेल स्कूल है, वो मदर स्कूल है, और मेरे तमाम ब्यूरोक्रेट दोस्त नाराज हो जाएंगे मेरी बात पे। संस्कृति स्कूल है, श्री राम स्कूल है। ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ से आप समझ सकते हैं सोर्स लगवाते हैं, डोनेशन देते हैं, आपको पता नहीं है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय में तो आजकल हम तो केंद्रीय विद्यालय के पढ़े भैया। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, नहीं, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, अब फिर आप हो नहीं सकता। करो कल्पना। देखो, ये आपको एहसास था। और मैं एक बार जिम्मेदारी से बोल दूं, जो आप, मैं जानता हूँ आपके भी जो शुभ चिंतक ब्यूरोक्रेट्स आपको फोन करते हैं, जो समाज से भी होंगे, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते सरकारी नहीं, मैं जानता हूँ, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, आप महसूस करके देखो ना, अगर ऐसा हो और वही सुविधा जो प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है, उतनी अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में मिले, तो गरीबों के बच्चों को भी अवसर मिलेंगे बिल्कुल बराबरी के। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उनको भी अच्छी लगेगी। देखिए, आप महसूस कीजिए ना, एक ही चेयर पे यहाँ मुख्यमंत्री का बेटा बैठा पढ़ रहा है, यहाँ राज्यपाल का बेटा, वहीं किसान मजदूर का बेटा पढ़ रहा है, तो कम से कम वो जो गैर बराबरी का शिकार हो रहा है, तो गैर बराबरी, ऐसे ही मैं हॉस्पिटलों में चाहता हूँ ये परिवर्तन। भाई, मैं बीमार हूँ, मेरी हैसियत है, मैं प्राइवेट में चला जाऊंगा यहाँ, लेकिन हर आदमी नहीं जा सकता ना। एम्स तो जाइए, 2-2 महीने की लाइन है, 4-4 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। जब अपने ऊपर एम्स में जाए ना आप, ये जान है देश की, एम्स आते हैं दिल्ली लोग, लेकिन एम्स में 15-15 महीने के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। हाँ। आपको हार्ट बाईपास सर्जरी करानी हो या और कोई, अगर आप इतना तो आदमी मर ही जाता ना। आपके व्यवहार हो तो पुलिस वाले पहले करा देते हैं, अधिकारी जानते हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटलों में भी ये देखो, जब आप, जो सरकार कह रही है कि हम गरीबों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की, तो भाई आप कम से कम अपने बच्चों को तो भेजो ना, जो दूसरों के लिए कर रहे हो, दूसरे बच्चे, अपने को भी लाभ मिला ना उसका। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, राम राज्य होगा। ऐसे ही प्राइवेट राज्य होगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इस तरह की व्यवस्था चाहता हूं। उसके साथ साथ चलिए, समान काम समान वेतन, और ईवीएम पे हम बहुत बड़े लड़ाई लड़ने वाले हैं। ईवीएम पर, मैं याद दिला रहा हूँ ना, मैं ये देखो, ईवीएम पे हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले, क्योंकि ईवीएम पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि ईवीएम यहाँ से रिलीज हो जाती है इलेक्शन कमीशन से बहुत दिन पहले। 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करके कानून बनाया सरकार ने उस दिन। वो बिल को जो है ना, उसको कानून का रूप दिया कि जब नियुक्ति होगी इलेक्शन कमिश्नर की, तो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो आज चीफ जस्टिस बैठे, इन्हीं के नेतृत्व में ये इलेक्शन होना है। तो चंद्रचूड़, तो इसमें कुछ जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। दूसरा ये भी मैंने सुना, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर इस पर जानते होंगे, क्योंकि मैं कई दिनों से उस काम में था लगातार, और रूरल एरिया में था, ग्रामीण एरिया में, तो मैं इस तरह से काम यूज नहीं कर पाया, अपने काम में लगा हूँ, कि इलेक्शन कमिश्नर से कोई पूछताछ नहीं होगी, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा। इस तरह का मुझे पता लगा, कानून बना देगा कि आजीवन उस पर, जो इलेक्शन कमिश्नर आएगा, उस पर कोई जो है ना उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ना उसको कोई सजा होगी, ना उससे कोई पूछताछ होगी। वो तो चलिए दूर की बात है, इस समय विपक्षी पार्टियां मिलना चाह रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, लिख के वो तो मिल भी नहीं रहे हैं अभी। देखो, इसमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सरकार कर रही है, जब तक सरकार कर रही है तो वो सरकार, और जब उसको इतनी छूट दे दी, कोर्ट नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में गए मामला ईवीएम को लेकर के, अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को साबित करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है राइट्स जो उनका बचाव करेगी, और देश में हिटलरशाही का मतलब तानाशाही को बढ़ावा नहीं होने देगी, डिक्टेटरशिप को बढ़ावा नहीं। ये आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इस देश के लिए सुनिश्चित करना है, उनको साबित करना है खुद को कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, तो हम जो अपनी पावर का यूज करके इस डिक्टेटरशिप को रोकेंगे। तो ईवीएम पे हम लोग बात करते हैं, ईवीएम यहाँ से रिलीज हो जाती है, लेकिन असल ईवीएम जो है प्रोग्रामिंग कब सेट होती है, आप ये देखो, जब नॉमिनेशन हो जाता है, नॉमिनेशन के बाद नाम वापसी हो जाती है, और तब जो प्रत्याशी बचे रह जाते हैं और वो किस किस सिंबल पे लड़ेंगे और कहाँ कितने % लड़ेंगे, ये फीडिंग उसमें होती है। ये चुनाव से मुश्किल से 8-10 दिन पहले की प्रक्रिया। जब वोटिंग दिन शुरू होती है, सबके एजेंट्स को टेस्ट कराया जाता है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, उसको टेस्ट को छोड़ो, ईवीएम जब यहाँ से रिलीज, उसको नहीं पता कौन से बूथ पे जाएगी, उस पे कहाँ कौन प्रत्याशी, ये सेटिंग यहाँ नहीं होती है। ये सेटिंग कहाँ होती है? ये वहीं होती है, उसी जिले में जहाँ वो जाती है, और जहां उसको पता हो कौन से बूथ पे जाना और कहां कौन प्रत्याशी। जैसे मैं नगीना लड़ रहा हूं, तो मेरा नाम नगीना में आएगा, ईवीएम को कब पता लगेगा इस बात को? जब मैं नॉमिनेशन कर दूंगा। अभी तो मैंने कहा लड़ रहा हूं, जब मैं नॉमिनेशन कर दूंगा और मेरा नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो नाम वापसी के बाद ये हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा कि ये लड़ रहे हैं, ना नाम वापसी हुआ, ना पर्चा कैंसिल हुआ, कुछ सब कुछ हो गया, कुछ भी सबसे क्लियर हो गया, तभी तो तय होगा ना ईवीएम में मेरा नाम आएगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर अपडेटिंग होती है, ये एक बहुत बड़ा झोल है जिसको समझना पड़ेगा। तो दो चीजें अभी हो रही है, एक तो सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि इसका मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, क्योंकि इलेक्शन 10 दिन पहले ये करना पड़ता है सब कुछ। दूसरा, जो कई हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं,
भाई 1.5 महीने में चुनाव होता है पार्लियामेंट का 7 चरणों में। तो जब आदमी 40-45 दिन इंतजार कर रहा है, 2 दिन और इंतजार कर ले, किसको जल्दबाजी? ठीक है। पहले जिसने पहले दिन वोट कर दी वो तो 40 दिन इंतजार कर रहा है, 2 दिन और इंतजार कर लेगा। तो इसमें जो ईवीएम बदली जाती है, ये एक बहुत बड़ी आंदोलन कैसा होगा आप लोगों का? ऐसा होगा जैसे दिल्ली वाला हुआ था, जिसके बाद सरकार को मुझे पीटना ही पड़ा, बहुत लाठी खाई थी आपने, मुझे याद है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करना पड़े इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयारी रहते हो। इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चुकाएंगे। हम उस चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना शहीद भगत सिंह की, तो फिर लाठी से डर नहीं लगता है। जब बात करते हैं देश के क्रांतिकारियों की, तो लाठी से डर नहीं लगता है। और जब आप बात करते हैं सत्ता के दमन के खिलाफ लड़ने की, तो याद करो वो क्या हालात होंगे जब डॉक्टर अम्बेडकर इन हालातों में लड़ रहे थे। और कई जगह उनको जो है, जब साइमन कमीशन का उनको स्वागत करना था, और देश में साइमन कमीशन के खिलाफ सब लोगों ने लहर चला रखी थी। तो अपने हितों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है किसी भी आलोचना को सहने के लिए, ये डॉक्टर अम्बेडकर से हमें सीखना चाहिए। स्टैंड लेने के लिए फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। तारीख बताएंगे कब से शुरू करेंगे? तारीख बता दूंगा तो होते उससे पहले जेल में आंदोलन करके जेल में जाऊं तो ज्यादा अच्छा। तो ये देखिए, रेड माइक पे हम लोग बहुत अनफिल्टर्ड टाइप बात करते हैं। चंद्रशेखर से बड़े आज बहुत इतने इंटरव्यू के, लेकिन इतना खुल के बात जो है, मैंने सवाल ही पूछे बात खुल के, और आपने खुल के जवाब भी दिया। आज एंकर भी हो गए थे चंद्रशेखर जी। तो बहुत बढ़िया बातचीत रही। मैं कहता हूँ रेड माइक के हर इंटरव्यू देखिए, पर ये इंटरव्यू बहुत विशेष रूप से देखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि तमाम उन मुद्दों पर जिन्हें आप टीवी पर देखकर अपनी राय बनाते हैं, उनसे जुदा भी एक राय है, क्योंकि वो काउंटर नैरेटिव या उसका काउंटर जवाब, लॉजिकल जवाब आप नहीं सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो उसको समझने जानने के लिए इंटरव्यू जरूर देखिए। हमेशा कहते हैं चंद्रशेखर जी, आगे भी कह रहे हो लाठी खाने को तैयार हो, आंदोलन करने को तैयार हो, अभी चुनाव लड़ेंगे, सब इनका साथ देंगे नहीं देंगे एक बड़ा सवाल है। अब आगे इनसे बात करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में नगीना से इनकी दावेदारी है, और केंद्रीय चुनाव चिन्ह इनका है। तो ये जाति से ऊपर उठ के, बाबा साहब ने भी अपनी किताबों में लिखा कि जिस दिन देश के लोग जाति से ऊपर उठ के मुझे देखेंगे, मेरे देश के प्रति समर्पण को देखेंगे, मेरे संघर्ष को देखेंगे, उस दिन लोगों को मुझसे प्रेम हो जाएगा। मुझे भी, जब आपने कहा ना कि साथ देंगे नहीं देंगे, जिस दिन मुझे भी लोग जाति से ऊपर उठ कर देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि वो आदमी करना क्या चाहता है, तो मुझसे प्रेम लोगों को हो जाएगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। चलो फिर तो वो एक बहुत हाइपोथेटिकल बात है कि जब मायावती जी को चंद्रशेखर जी से प्रेम हो जाएगा, वो बुआ भतीजे का प्यार हो जाएगा, और बुआ जी बोले क्या करके मेरा भतीजा है, तो जिसकी जर्नलिस्ट मैं ही चला जाऊंगा, मैं ही चला जाऊंगा पैर छूने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, कहे तो सही। अब तक तो उन्होंने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। तो ये इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। इंटरव्यू देखने के लिए सागर जी कैमरे में बहुत मेहनत की, उन्होंने इतना लंबा इंटरव्यू हाथ बढ़ के रखा। तो आप इंटरव्यू जरूर देखिए और बहुत जरूर शेयर करिए। और मैं अमूमन कहता नहीं हूँ ये, लेकिन इस इंटरव्यू के लिए कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।